नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है छोटे सिंधिया पर बड़ा दांव। एमपीसीए से राजनीति की राह। राजनीति की राह बीजेपी में खासतौर से नेता पुत्रों की राजनीति की राह कतई आसान नहीं है। इसलिए तमाम वो नेता जो मध्य प्रदेश में 55 और 60 पार कर चुके हैं और जिनके पुत्र कतार में, उनके बारे में अभी कोई साफ मुस्तकबिल, कोई साफ भविष्य का रास्ता कतई नज़र नहीं आता, क्योंकि ये माना जाता है कि एक अघोषित गाइडलाइन ये है कि जब तक पिता राजनीति में सक्रिय हैं, पुत्र के लिए जगह नहीं है। तो क्या आगे जाके बदलेगी ये राह या उम्मीद के सहारे दुनिया चलती है? तमाम बातें हैं, लेकिन पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, फिर हम डिबेट की तरफ चलते हैं। सिंधिया राज परिवार की तीसरी पीढ़ी ने मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में जिम्मेदारी संभाल ली है। मंगलवार को तीसरी पीढ़ी के महान आर्यमन सिंधिया को औपचारिक रूप से एमपीसीए चेयरमैन घोषित कर दिया गया। महान आर्यमन के ये जिम्मेदारी संभालते ही इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वो क्रिकेट की पिच से होते हुए राजनीति की पिच पर एंट्री करेंगे। यही सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने फिलहाल क्रिकेट पर ध्यान देने की बात कही। अब वो देखेंगे आने वाले समय में, लेकिन अभी मेरा पूरा फोकस क्रिकेट पे है और अपने काम पे है। क्रिकेट में महान आर्यमन ने विरासत संभाल ली है। वहीं इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया उनको विरासत का उत्तराधिकारी बता चुके हैं। जून में एमपीएल सीजन 2 के कर्टेन रेजर लॉन्च के दौरान सिंधिया ने कहा था कि मेरा उत्तराधिकारी सबको साथ लेकर चल रहा है। मेरे उत्तराधिकारी मेरे लड़के के द्वारा ये सोच और विचारधारा और सभी को एक ही माले में पिरोने का कार्य किया। आज आर्यमन इस कार्यक्रम में नहीं है, लेकिन उनको भी मैं बधाई और साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। महान आर्यमन सिंधिया का एमपीसीए चेयरमैन बनना सियासी मुद्दा भी बन गया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इसे परिवारवाद बताते हुए हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का चरित्र है अपने बेटे को खेल के संगठनों में बैठाना। उन्होंने कहा कि खेल में परिवारवाद नहीं होना चाहिए। वहीं बीजेपी इसको अपने नजरिए से देख रही है। नरेंद्र मोदी जी को अब ये समझना चाहिए कि वहाँ पर अमित शाह जी के बेटे बैठे हैं, वहाँ जेटली जी के बेटे हैं, यहाँ सिंधिया जी के बेटे हैं, वहाँ कैलाश विजयवर्गीय जी के बेटे बैठे हैं। ऐसे अलग अलग राज्यों में और बीजेपी के नेताओं के बेटे बैठे हैं। इनको ये परिवारवाद नहीं दिखता। खेल में राजनीति नहीं होना चाहिए, वहाँ पर पूरा राजनीतिकरण करना है और अपने अपने बेटों को बिठाना है। ये चरित्र है बीजेपी का। बाकी परिवारों के बच्चे यदि आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस में भी है, उनसे हमें कोई आपत्ति नहीं है। सिंधिया राजघराने के उत्तराधिकारी क्या परिवार की राजनीतिक विरासत की मसाल भी हाथों में थामेंगे? ये सवाल लंबे वक्त से पूछा जा रहा है। फिलहाल तुरंत तो ऐसा होता नहीं दिखता, क्योंकि अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया सियासी फलक पर चमक रहे हैं। एमपी बीजेपी में कई और नेता पुत्र हैं जो अपनी राजनीतिक पारी का इंतजार कर रहे हैं, जिनमें शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय, गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक, नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सहित कई नाम हैं। फिलहाल पार्टी इनके बारे में क्या सोच रही है ये साफ नहीं है। अभी तो ये सभी सियासी भट्टी में तपकर कंचन बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच महान आर्यमन की एमपीसीए में ताजपोशी के बाद ये सवाल फिर फिजाओं में तैरने लगा है। क्या एमपीसीए से छोटे सिंधिया की राजनीति की राह आसान होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो आपने देखा कि एमपीसीए की कमान तो संभाल ली है और सिंधिया जी ने भी कहा था कि मेरे उत्तराधिकारी। उन्होंने बिल्कुल भी कोई झिझक इसमें नहीं बरती कि मेरे उत्तराधिकारी हैं महान आर्यमन और आगे वो चीज़ों को संभालेंगे और उनके काम से वो खुश भी हैं। हमारे सवाल देख लीजिए, बंसल न्यूज़ के सवाल। क्या क्रिकेट की विरासत के बाद राजनीति की विरासत भी संभालेंगे छोटे सिंधिया? क्या एमपीसीए चेयरमैन बनना महान आर्यमन सिंधिया की पहली राजनीतिक सीढ़ी है? एमपीसीए में भी परिवारवाद हावी है, कांग्रेस का ये आरोप कितना सही है? जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। मेरे साथ स्टूडियो में है मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत करता हूं सर। साथ ही जो अन्य मेहमान हैं, अजीत भदौरिया जी हैं, सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत है। और बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है पंकज चतुर्वेदी जी से, सीनियर लीडर
मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, तो पंकज जी का भी स्वागत है। दिनेश जी, राह आसान नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि बीजेपी परिवारवाद को लेकर जिस तरह से हमले करती रही है, तो ये कहना कि अब इधर एमपीसीए की कमान संभाली और अब विधानसभा या लोकसभा का कोई रास्ता खुला महानारेमन जी के लिए, ये तो बहुत जल्दबाजी होगी। और तमाम नेता जो मध्य प्रदेश के हैं, जैसा हमने पहले कहा, सबके पुत्र इंतज़ार में हैं और सब यही सोच रहे हैं कि अपना अपना काम करते रहो, कोई बिजनेस शुरू कर दो, कोई पढ़ाई लिखाई से जुड़ा काम है, लेकिन अभी बीजेपी में तो देयर इज़ नो एंट्री। जी नहीं, देखिए बीजेपी में भी एंट्री है, लेकिन वो जो बात है कि एक परिवार के दो लोग एक साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये सिद्धांततः जो है ये महत्वपूर्ण भी है कि ये होना भी नहीं चाहिए। यदि आप एक परिवार को 2 टिकट देंगे तो बाकी जो कार्यकर्ता नेता हैं उनमें असंतोष होगा। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे नेता हैं जो परिवार की विरासत को संभाल रहे हैं, और कई बार क्या होता है कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि जो स्वाभाविक तौर पर विरासत के उत्तराधिकारी होते हैं, जिनको लेकर कोई किंतु परंतु नहीं होता। यदि कैलाश विजयवर्गीय के बेटे चुनाव लड़ते हैं तो कैलाश विजयवर्गीय नहीं लड़ते, ये पार्टी का फैसला था। यदि नरेंद्र सिंह तोमर लड़ना चाहते हैं विधायक का चुनाव, या पार्टी लड़ाती है, तो फिर उनके पुत्र की बारी नहीं आएगी। यही शिवराज जी के साथ है कि आपको लोकसभा जाना है तो आपके बेटे को नहीं मिलेगा। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। ये पार्टी का जो नीतिगत फैसला है वो सभी के लिए ठीक है। इसलिए आप महानारेमन सिंधिया तब तक राजनीति में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये मेरा भी अनुमान है, जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया सक्रिय राजनीति में है। जिस दिन उनको सक्रिय राजनीति छोड़ना होगी तो ये स्वाभाविक दावेदार है, स्वाभाविक चेहरा है जो सिंधिया परिवार की विरासत राजनीति में भी संभालेंगे। इसमें कुछ नया कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो परंपरा है। वो एक रहता है तभी दूसरा आता है। माधवराव जी थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ चुनाव की राजनीति में थे, वो तो बाई एक्सीडेंट उनको ऐसे आना पड़ा। लेकिन ये हम मान सकते हैं कि लॉन्चिंग हो चुकी है। हाँ, लॉन्चिंग तो देखिए, ये मैंने कहा ना, कुछ स्वाभाविक होते हैं जो अपने विरासत को आगे बढ़ाते हैं जी। तो इनको कब किस समय लाए जाए, ये तो जो एमपी लीग आया था, या जब जिस वक्त वो पहली बार एक पब्लिक किसी फंक्शन में देखे थे, तभी ये मान लिया गया था कि लॉन्चिंग है। ये तो बेसिकली उनको कहीं ना कहीं जो विरासत है, या जो उनके बैल विचार या राजनीति के जो कुछ ना कुछ, आप ये कहिए ना कि दांव पेच होते हैं, या जो आप प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ये अभी फील्ड में हैं। तो शेर भी अपने जो जब बच्चा होता है, उसका शावक होता है, उसको भी सिखाता है कि आपको कैसे जो है आपको बचाव करना है, कैसे हमला करना है। ये उसी तरह का एक जो है ग्राउंड है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी जानते हैं और महानारेमन भी जानते हैं कि एमपीसीए की तरह आसान नहीं होगी राह राजनीति की, कि वहाँ आपका निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा और एक तरह से ऑल सेट रहेगा। चुनाव लड़ने के पहले ये तय था कि आप ये जिम्मेदारी संभालेंगे। अजीत भदौरिया साहब, आपका कमेंट। जी। देखिए आदरणीय शरद जी, भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र जो है वो मुंह में राम बगल में छुरी का है। मतलब परिवारवाद की तो आप हमेशा आलोचना करते ही हैं और इधर से बढ़ावा देते चले जाते हैं। आदरणीय गुप्ता जी ने अभी कहा कि सिंधिया जी जब तक राजनीति में हैं या नरेंद्र सिंह जी विधानसभा लड़ना चाहेंगे तो उनके बेटे को लोकसभा नहीं मिलेगी। मैं बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा, ये सामर्थ्य का खेल है। भारतीय जनता पार्टी में किसका कितना सामर्थ्य है। नहीं तो राजनाथ जी भी लोकसभा लड़ते हैं, उनके बेटे भी विधानसभा लड़ते हैं। वसुंधरा जी भी विधानसभा लड़ती हैं, उनके बेटे भी सांसद बनते हैं लोकसभा लड़के। ये भारतीय जनता पार्टी के सामर्थ्य का खेल है। सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आगे जाके किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कैप्चर करते हैं, अगर उनकी पूरी तरीके से कैप्चर में भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो वो निश्चित रूप से अपने बेटे को यथासंभव चुनाव लड़ाएंगे। अब आइए आप एमपीसीए की बात है। आदरणीय शरद जी की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वर्चस्व का ये संगठन कोई अकेला ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में सिंधिया परिवार का ही वर्चस्व हो। यहाँ पर अलग अलग राज्य हैं, ऐसे मैं एक दो उदाहरण दूंगा। चाहे वो आपका गुजरात हो, पहले नरेंद्र मोदी जी थे, उसके बाद आपके अमित शाह को छोड़ के आ गए सीएम और पीएम के रूप में। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन ले लीजिए, अरुण जेटली जी हैं, आज उनके बेटे हैं रोहन जेटली जी। तो ये लगातार, चाहे हिमाचल प्रदेश का आप उदाहरण ले लीजिए, अनुराग ठाकुर जी हैं, थे पहले, अब उनके भाई हैं।
अरुण धूमल जी, ये सब चीजें लगातार चलती चली आ रही हैं। ये सब आम कार्यकर्ताओं के लिए परिवारवाद का ज्ञान है आदरणीय शरद जी भारतीय जनता पार्टी के पास। जैसे है ना कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये चाहते हैं कि भाई हिंदू मुसलमान करो, तुम जुलूस निकालो, दूसरे धर्म के संस्थानों पे आप पत्थर फेंको, पर हमारे बेटे विदेश में जाके पढ़ेंगे। और अंग्रेजी से इनके केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि अंग्रेजी को बंद कर देना चाहिए साहब देश में, तो विदेश क्या हिंदी में पढ़ने जाएंगे क्या इनके बेटे? लेकिन कुछ तो सवालों ये के दोहरा उत्तर, चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय शरद जी। आपकी तरफ भी आते हैं अजीत जी। मेरे ख्याल से दिग्विजय सिंह जी के सक्रिय राजनीति में रहते ही जयवर्धन जी राजनीति में आए। अर्जुन सिंह जी भी जब राजनीति में सक्रिय थे तो अजय सिंह जी ने राजनीति में कदम रख दिए थे। आखिर देखिए, मैं इस सवाल को थोड़ा बड़ा कर रहा हूं। बिल्कुल सही है कि आप पर एक सेकंड चाहूँ। हाँ जी बोलिए। मैं बिल्कुल एक सेकंड चाहूंगा आदरणीय, मैं विनम्रता से एक सेकंड चाहूँ। कांग्रेस पार्टी कभी भी इन चीजों को बुरा नहीं मानती। जिसका बेटा जो है डॉक्टर का बेटा है, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा है, इंजीनियर बनेगा। आपके ग्रुप के संस्थान का बेटा है जो व्यवसाय करता है, चलिए हो गई आपकी बात। डायरेक्टर उसी क्षेत्र में आए। मैं भी यही दोहरी बात जीवन में नहीं करना चाहिए। मैं इसी सवाल को भदौरिया साहब, मैं इसको और बड़ा कर रहा था। आपने कांग्रेस का नजरिया रखा, मैंने ये कहा कि आखिर जितने भी नेता आए, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, जिनके पुत्रों ने राजनीति में कदम रखा, उनमें से शायद चुनिंदा है जो अपने पिता के कद को छू पाए तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बहुत मेहनत की होगी कि अपने पिता के मुकाबिल हुए, बराबर हुए या आगे निकल गए। तो ऐसे में क्या ये नेचुरल जस्टिस नहीं है कि आप किसी युवा को सिर्फ इसलिए रोक दीजिए कि उसको पहले चुनाव का टिकट आसानी से मिल जाएगा? या आप ये मानते हैं कि उसके लिए लाल कालीन बिछा है? एक संभावनाशील युवा को अगर उसके भीतर संभावना है तो ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल पंकज जी, आप क्या कहते हैं? देखिए शरद जी, पहले तो हमको परिवारवाद क्या समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट किया कि परिवारवाद वो है जो कांग्रेस में है। कैसे उदाहरण देता हूं कि कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, नेता कोई भी हो, पर कांग्रेस की मिल्कियत जो है वो फिरोज भाई के परिवार के पास में है। पहले राजीव गांधी जी, फिर सोनिया गांधी जी, फिर पंकज जी, लेकिन ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि आपके यहाँ परिवारवाद का अर्थ क्या प्रधानमंत्री पद के दावेदार को ही माना जाता है कि वही परिवारवाद है? मैं सर वही आग्रह कर रहा हूँ। मैं सर, हमारा आशय बहुत स्पष्ट है परिवारवाद से कि कांग्रेस पार्टी में मुखट कोई भी हो सकता है, पर जो कांग्रेस के सत्ता की कमान है वो गांधी परिवार के पास है, फिरोज भाई के परिवार के पास है, वो परिवारवाद है। और एमपीसीए शरद जी राजनीति नहीं है, आपने भी ठीक कहा। और भारतीय जनता पार्टी के सिंधिया जी भाजपा के कार्यकर्ता है, मुख्यमंत्री जी भी कार्यकर्ता है, प्रदेश अध्यक्ष जी भी कार्यकर्ता है, और संगठन शरद जी तय करता है किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका होगी। निसंदेह महारमन सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में या चुनावी राजनीति उनकी भूमिका क्या होगी सिंधिया जी भी तय नहीं करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी ना कि किस कार्यकर्ता को कब क्या दायित्व देना है, चुनाव में देना है, संगठन में देना है कि नहीं देना है। एमपीसीए की एक अलग गवर्निंग बॉडी है। माधवराव जी 80-90 के दशक में क्रिकेट में थे, सिंधिया जी 2004 से आए, पिछले 10 साल से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एमपीसीए में नहीं है। उनके 10 साल के अंतराल के बाद यदि एमपीसीए की जो निर्वाचक मंडल है, यदि वो सर्वसम्मति से तय करता है कि ऐसा व्यक्ति जिनका नाम महाहरमन सिंधिया है, जिन्होंने दो एमपीएल लीग कराई, ग्वालियर की कराई, इंदौर की कराई, जिन्होंने ग्वालियर में एक इंटरनेशनल मैच कराया, नए स्टेडियम बना, तो यदि उनको क्रिकेट का प्रशासनिक अनुभव इतना ज्यादा है तो क्या एमपीसीए के लोगों को शरद जी अधिकार नहीं है? सिर्फ इसलिए खारिज कर दीजिए महाहरमन सिंधिया को क्योंकि पिताजी का नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है, तो बाकी योग्यता है पीछे। तो आपका ये कहना है पंकज जी कि जितने भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनके जो पुत्र हैं उनके बारे में संगठन तय करेगा, और अघोषित ये नियम तो है ही, जब तक पिता है एक परिवार से 2 टिकट नहीं। देखिए शरद जी, ये तो विश्लेषण का विषय है। आपने एक वर्ड यूज किया लॉन्चिंग, तो राजनीति में मीडिया विश्लेषण में लॉन्चिंग वगैरह शब्द अच्छे लगते हैं, खबर में अच्छा लगता है। एक प्रैक्टिकल धरातल पर ऐसा नहीं होता सर। किसी कार्यकर्ता के हाथ में नहीं है, वो अभिलाषा रख सकता है, पर ये संगठन तय करेगा उसकी योग्यता के आधार पर। और परिवारवाद की बात शरद जी कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी, जिनका गले गले जो आकंठ परिवारवाद में डूबे हुए हैं, जिनकी पहचान आप यदि सर्च करो, एआई का जमाना है, परिवारवाद यानी कांग्रेस, यानी जो कांग्रेस पार्टी परिवारवाद का पर्याय है,
वो योग्यता के आधार पर एमपीसीए के निर्वाचक मंडल को, जिसने एक योग्य व्यक्ति को, महारमन सिंधिया को अपना प्रेसिडेंट चुना, उस पर आपत्ति इनको। अरे भाई, कौन मना करता है कांग्रेस के लोगों को? आप पूरे देश की जो बात करते हो तो उतरो ना मैदान में, जो भी चुनाव लड़ते, वो तो ओपन फॉर ऑल है। किसने मना किया था कांग्रेस के लोगों को नामांकन भरने से? पर नहीं भरा ना नामांकन एमपीसीए में। तो आपकी स्टैंडिंग है नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, एमपीसीए में या बाकी दीगर संस्थाओं में, और आरोप आप लगाते हो कि साहब भाजपा के लोग, भाजपा के लोग तो सक्रिय समाज के बीच में, हर क्षेत्र में सक्रिय है, क्योंकि हम राजनीतिक क्षेत्र में नहीं शरद जी खाली, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामाजिक क्षेत्र में है। भारत के हर समाज के जुड़े विषय से भाजपा के पंकज जी, कांग्रेस तो कह रही है, भदौरिया साहब कह रहे हैं हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है इसे लेके, बीजेपी आरोप लगाती रहे, हमारे यहाँ कोई ऐसा नियम नहीं है कि नेता पुत्र को टिकट नहीं मिलेगा या परिवारवाद कह के खारिज कर दिया जाएगा। शरद जी, मैंने स्पष्ट किया कि परिवारवाद वो है जो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष पर है सर। जहां कांग्रेस पार्टी की मिल्कियत स्वतंत्रता के बाद से अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर गांधी परिवार के अध्यक्ष खड़गे जी क्या बोलते हैं कि मैं आला कमान। चलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आपके मित्र, सुन लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। बोलिए भदौरिया जी। देखिए पंकज जी, पहले मैं ये कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि मैं बिल्कुल महाहरमन सिंधिया जी के अध्यक्ष बनने का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं तो उनको अप्रिशिएट कर रहा हूं, अच्छी बात है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये कह दिया है, स्वीकारोक्ति कर ली है कि मेरा उत्तराधिकारी है महाहरमन सिंधिया। बिल्कुल होना भी चाहिए, हम कहाँ इसको विरोध करते हैं, पर आप लोगों का दोहरा चरित्र है कि मुंह में राम बगल में छुरी। राजनाथ जी सांसद हैं, उनके बेटे विधायक बने बैठे हैं, वसुंधरा जी विधायक है, उनके बेटे सांसद बने बैठे हैं। ये कौन सा गणित है, आप बताइए ना, ये कौन सा? बिल्कुल आ रहा हूं पंकज जी, आ रहा हूं भैया। मैं कहता हूं पंकज चतुर्वेदी जी को क्यों नहीं मिले टिकट, पंकज चतुर्वेदी जी क्यों नहीं मोबिलाइज हो, आप मुझे बताइए। ये उत्तर देता हूं, भारतीय जनता पार्टी। बोलिए पंकज जी, सुन लीजिए भदौरिया साहब, सुन लीजिए भदौरिया साहब, सुन लीजिए। हो रही है, मंत्री बनेगा तो कैलाश सारंग का लड़का विश्वास सारंग बनेगा, भैया पंकज चतुर्वेदी जी निगम सुन लीजिए अजीत जी, सुन लीजिए, बोलिए पंकज जी, बोलिए। देखिए शरद जी, किसी भी चुनाव की प्रक्रिया में कोई प्रत्याशा लेकर चुनाव मैदान में उतरे, वो प्रत्याशी जो विजय की प्रत्याशा लेकर आया है, वो मतदाताओं के निर्वाचक मंडल के आए थे पहले। पंकज भैया याद है आपको कैलाश जी का जो संघर्ष हुआ था एमपीसीए के लिए? सुन लो। अरे भैया, वो कैलाश विजयवर्गीय जी का संघर्ष याद है आपको? ये कांग्रेस में शरद जी संभव हो सकता है कि किसी की अभिलाषा से उसको आला क्रमांक की कृपा से टिकट मिल जाए। अरे भैया, तो आप क्यों चले गए वहाँ? मापदंड भिन्न है, अच्छा वाला कैरियर छोड़ मापदंड योग्यता आप वहाँ चले गए, वहाँ पे आप विश्वास सारंग तो कैलाश सारंग जी के बेटे हैं, तो उनको टिकट मिल सकता है, तो एमपीसीए के विषय को जी को क्यों नहीं मिल सकता? राजनीति के विषय पे लेकर जाना, ये कांग्रेस की अपरिपक्वता शरद जी। एमपीसीए अलग है, चलिए मैं लौटता हूँ। लेकिन ये इस सवाल का उत्तर भी समझना बहुत जरूरी है कि जब चुनाव की प्रणाली किसी परिवारवाद से संचालित नहीं है और देश की एक स्वायत्त संस्था निर्वाचन आयोग उसे संचालित करती है, हालांकि उसको लेकर भी कांग्रेस के अपने रिजर्वेशन हैं, लेकिन फिर भी हम सब ये मानते हैं कि निर्वाचन आयोग पूरी निष्पक्षता से और ट्रांसपेरेंसी से, क्योंकि जिस तरह से सरकारें बदलती भी हैं, राज्यों की बात करें अगर हम, जहां बीजेपी की मुखालिफ पार्टियां जीतती हैं और अच्छे खासे मार्जिन से जीतती हैं, तो ये निश्चित तौर पर ये बात समझ में आती है कि कोई पिक एंड चूज़ नहीं है कि अगर किसी पार्टी को मोनोपोली करनी है तो वो बहुत दूसरे तरीके हैं उसके पास। लेकिन ये सवाल उठता है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि को चुनने में परिवारवाद कहाँ खड़ा हो जाता है? जब चुनने वाली जनता है तो आप क्या जनता को दोष देंगे या जनता के खिलाफ कैंपेन करेंगे कि भैया एक परिवार के लोगों को मत चुनो, बिल्कुल मत चुनो, ये परिवारवाद को बढ़ावा देगा, ये कहीं ना कहीं राजा रजवाड़े वाली परंपरा की तरफ ले जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। आपको एक नीति नियम बनाना पड़ेगा। दिनेश जी, यही मेरा सवाल है, क्या बीजेपी ने ये दबाव ले लिया नेहरू गांधी परिवार का, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर हो गया, स्वाभाविक है, उसने इसी को मुद्दा बनाया, लेकिन अब ये मुद्दा बीजेपी के लिए एक सवाल तो खड़ा कर गया है कि भाई कोई योग्य व्यक्ति है जिसने, जो जनता का भी दुलारा है, लाडला, हर राजनेता का पुत्र अपने पिता की एब्सेंस में विधानसभा या लोकसभा का काम देखता है और बहुत अच्छे से देखता है,
और कई बार लोग कहते हैं कि ये अपने पिता से भी आगे निकलेंगे, लेकिन फिर साहब आप कह देते हैं, जंजीरें डाल देते हैं परिवारवाद। नहीं देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी जिस दौर में ये राजनीति कर रही थी, आप 80 के दशक में जब परिवारवाद की बात होती थी, तब वो एक अलग तरह के उसमें था कि कांग्रेस का वर्चस्व था पूरे देश की राजनीति में जी, और उसका उस वर्चस्व को ट्रांसफर हो रहा था पीढ़ी दर पीढ़ी। जो वहाँ के जो प्रभावशाली नेता होते थे या जिनके पास वोट है, आपके पास या क्षेत्र में प्रभाव है, तो आप टिकट मिल जाता था, बीजेपी को कोई स्पेस नहीं मिलती थी। तो परिवारवाद वहाँ एक व्यापक स्वरूप में मुद्दा था। आज क्या आप मानते हैं मुद्दा नहीं है परिवारवाद? नहीं देखिए, मुद्दा तो पहले भी कभी नहीं था, लेकिन पार्टी देखिए, कभी भी आप बताइए कि परिवारवाद पर जिनको टिकट दिया, किसी भी दल ने दिया, वो क्या चुनाव कितने हारे? क्या आप परिवार की विरासत पर चुनाव हार गए? आपके परिवार की एक मजबूत विरासत थी, फिर भी पार्टी ने टिकट दिया और आप हार गए। ये टिकट ही उसी को दिया जाता है जिसके पास वोट होता है, जो हाँ, तो वो तो अल्टीमेटली राजनीति में क्या है, यदि आप जिताऊ हैं तो दल के लिए महत्वपूर्ण है, जिताऊ नहीं है तो आप दल के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। नए शब्द कुछ गढ़ने पड़ेंगे, पत्नीवाद, भाईवाद कि साहब जो नेताजी थे वो नहीं रहे या ईश्वर ना करे वो किन्हीं कारणवश हट गए तो पत्नी को दे दिया, तो कहा राजनीति में पत्नीवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भाईवाद। अरे भैया, अब ये तो प्रोबेबिलिटी है जीत की, जो जीतेगा वो टिकट लेगा। पंकज जी हो सकते हैं, जीतने की संभावना, पार्टी घर बैठे पंकज जी को बुलाकर टिकट देगी। और दोनों पार्टियों में ऐसे दृष्टांतों की संख्या बहुत है, एग्जाम्पल्स की, कि पार्टी ने घर बुलाकर या कहीं छुट्टी में बैठे नेताजी को बुलाकर कहा, अरे भैया कहाँ घूम रहे हो, टिकट लो, लड़ना है आपको। बिल्कुल ठीक बात है जी। भदौरिया साहब, एक छोटी टिप्पणी आपकी जी। देखिए, मेरा तो यही कहना है आदरणीय शरद जी कि जो बात कहो आप कि आप दोहरा चरित्र नहीं रख सकते। आप देखिए ना, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र देखिए कि सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए ये परिवारवाद क्या, ये तो अपनी मरी हुई माँ को भी हर चुनाव में लाके घसीट देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये चरित्र है। ऐसे शब्द तो मेरा नम्रता से मर्यादा रखिए, ये मर्यादा रखिए, ठीक है, ऐसा मत बोलिए। सिंधिया जी की बड़ी विरासत है जो उन्होंने स्वीकार किया कि मेरे उत्तराधिकारी हरमन सिंधिया जी है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी स्वीकार करना चाहिए ना। जब वक्त आए तो भाई लोगों को और कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखना चाहिए, पर दोहरा चरित्र बिल्कुल नहीं। और दूसरा कि इस लोकशाही के राज्य में राजशाही को हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमित शाह ये जनता पे छोड़ दीजिए भदौरिया साहब, जनता सक्षम है, जनता सक्षम है। पंकज जी, एक तो शरद जी, एक तो अजीत जी की टिप्पणी उचित नहीं थी, पर आपने दुरुस्त किया, उनको उचित नहीं है। दूसरा, सिंधिया जी ने हरमन सिंधिया के उत्तराधिकारी के रूप की बात एमपीसीए क्रिकेट के संदर्भ में करी। सिंधिया जी ने यह नहीं कहा, और सिंधिया जी ने सार्वजनिक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट कहा कि हमारे परिवार की परंपरा है कि परिवार से राजनीति में रहता है। तो ये सिंधिया जी के परिवार की प्रथा है। पर भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी ना कि किसको टिकट देना, किसको टिकट नहीं देना। मेरा वही आग्रह है कि एमपीसीए का, जिसका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, उसके चुनाव के आधार पर किसी राजनीतिक समीकरण का ताना बाना बुनना कांग्रेस के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी पर परिवारवाद का ठप्पा लगाना, मैंने स्पष्ट किया कि परिवारवाद वो है जो कांग्रेस के शिखर पर है, कि कांग्रेस की मलकियत आजादी के 75-77 साल के बाद भी फिरोज भाई के परिवार के पास है। पहले नेहरू जी, फिर इंदिरा जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पहले कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश को टिकट मिल जाए, वो परिवारवाद नहीं है। राहुल जी, वसुंधरा जी विधायक है, लोकसभा में उनके दुष्यंत बेटे सोनिया गांधी परिवारवाद नहीं है। चलिए कोई कमेंट लूंगा दिनेश जी का कोई कमेंट लूंगा जी जी दिनेश जी, क्या आपको लगता है कि ये परंपरा बीजेपी में खास तौर से आगे जाके बदल सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगी, बिल्कुल नहीं बदलेगी। अब इसकी संभावना है नहीं। देखिए क्या है, राजनीति अब उस तरह का सेवा वाला या उस तरह का नहीं रहा। अब ये भी एक प्रोफेशन हो गया है। तो इस प्रोफेशन में यदि कोई आना चाहता है, कोई अपने बेटे को लाना चाहता है, तो उसको कुछ सेक्रीफाई करना पड़ेंगे तो करें। बेटा बेटी बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, भाई भतीजे भी आना चाहते हैं, तो ये बदलने वाली चीज़ नहीं है। अब आपको यदि आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप विदेश से पढ़ के आए और आपको लगता है कि आपको राजनीति करनी है, तो आपके अनुभव का लाभ भी तो पार्टी लेना चाहेगी ना। आप अपने जाइए जनता के बीच में, आप बनिए, जन नेता बनिए। तो जन नेता जब बनना होगा तो आपको बहुत सारे एफर्ट करने पड़ेंगे। तो जन नेता बनने का प्रोसेस अलग है
और जो पारिवारिक विरासत और जो सारी चीज़ें थी, अब देखिए इतने आज़ादी के कितने साल बाद हम ये पारिवारिक विरासत पे चीज़ें चलेंगी, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। तो ये इतना तय है कि बीजेपी में नेता पुत्रों के लिए अभी पर्दे के पीछे की भूमिका ही उपयुक्त है और उपयुक्त रहेगी, और उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि क्या ज़रूरी है ये कि आपके ऊपर विधायक या सांसद का टैग लगे जब आप ये दावा भी करते हैं, और आपकी नीयत पर भी हम सवाल नहीं उठाते हैं कि आप जन सेवा के उद्देश्य से राजनीति में आए हैं। और बात सही है, जहां 24 घंटे आपको काम करना हो, कहीं विश्राम की कोई संभावना ना हो, तो उन परिस्थितियों में आपने जब राजनीति को चुना है तो बहुत बढ़िया है। आपने MBA किया हुआ है, आपने विदेश से शिक्षा ली है, आप प्रशांत किशोर हो सकते हैं अपने पिता के लिए, अपनी पार्टी के लिए आप एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिकार हो सकते हैं। क्या ये ज़रूरी है कि हर व्यक्ति जो राजनीति को चुनता है वो किसी पद तक पहुँचे? लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उसकी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो भदौरिया जी को भी उतना सम्मान दे और उनके लाइवलीहुड का भी ख्याल रखे। ये नहीं है कि राजनीति तपस्वी संतों की तपस्वी मनस्वी कोई स्थिति है कि वो पंकज जी और भदौरिया साहब राजनीति में जीवन भर इसी भाव से सक्रिय रहेंगे, टिकट मिले या ना मिले। ये भी ध्यान रखना पार्टी का काम है। और एक समय था कि ये सारी चीज़ें होती थी, बहुत सारे उसके तरीके होते थे, उन पर मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो बात का बतंगड़ बनेगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें ध्यान में रखी जानी चाहिए, जिससे राजनीति के पीछे भी सक्रियता उतनी बनी रहे जितनी राजनीति में पद के लिए सामने की सक्रियता बनती है। आप लोगों ने बहुत पार्टिसिपेशन गरिमा से किया, एक आध टिप्पणी को छोड़ दें तो जो उचित नहीं है, लेकिन आगे मेरी अपेक्षा है, खासतौर से भदौरिया साहब से, बहुत उनके पास शब्दों की कमी नहीं है, लेकिन किसी भी विषय पर और कोई ऐसे विषय पर जो बहुत संवेदना का विषय हो, वहाँ टिप्पणी बहुत गरिमा के साथ होनी चाहिए, चाहे कितनी भी प्रतिद्वंद्विता हो, चाहे कितनी भी प्रतिस्पर्धा हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आगे देखिए हमारा बुलेटिन प्राइम मैटर। नमस्कार।